जय हिंद साथियों, मैं अनिल राणा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? एक बार इस्माइल के साथ बताओ कि भैया जबरदस्त और शानदार है। तो साथियों, आपकी तैयारी कैसे चल रही है बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम करंट में चल रहा है। तो जिन मेरे भाई बहनों का एग्जाम है, तो अपने एग्जाम को, और सर्दी का माहौल है, जैसे कि मैं भी अभी मैं थोड़ी दूर है हमारी स्टूडियो और मैं भी अभी आया हूं, तो भैया ठंड बहुत है। ठंड का बात है मतलब अपने रूम या अपनी लाइब्रेरी में जहां भी आप बैठे हो ना, तो सर्दी है। तो सर्दी के कारण अपना भैया जी कैप वैप लगा के फिट रहो, क्योंकि आपका एग्जाम है। तबीयत को भी ख्याल रखना है और अपनी प्रिपरेशन को भी बनाए रखना है। तो बताओ कैसे हो? तो चले प्रैक्टिस सेट बताओ, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है भैया जी? आप देख रहे हो, फोर्थ प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा। तो 3 के आपने नोट्स बना लिए कि भैया बनाओ? तो कि बना लिए भैया जी प्रैक्टिस सेट के नोट्स। तो एक बार स्माइल होनी चाहिए। और आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र संघर्ष के संबंध में असत्य है? तो आप मुझे बताओ कौन सा कथन है असत्य? तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, इसने बोला कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब है जो भी हमारी प्रमुख घटनाएं हुई। जैसे आपने बात करी भैया, जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ, क्या वो 1905 में हुआ था? हाँ मेरी गुड़िया, 1905 में हमारा क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। भैया बंगाल विभाजन क्यों हुआ था? अरे करने वाले भी तो होंगे कोई। हाँ जी, लॉर्ड कर्जन। कौन थे? कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था। कहां पे भैया? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अलग अलग विभाजन कर दिया था। इतनी बात क्लियर रही? तो ये तो सही है बिल्कुल। उसने क्या पूछा? असत्य कौन सा है? तो आप मुझे बताओ, क्या हमारा मिंटो मार्ले सुधार द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार दिए गए? हाँ जी बिल्कुल। क्या स्वतंत्र सुधार दिए गए थे? हाँ जी दिए गए थे। तो भैया ये भी तो सही है बिल्कुल। जी भैया। तो बताओ, क्या 1907 में मुस्लिम लीग की गठन हुआ था? नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग तो मेरे प्यारे साथियों 1906 में बन गई थी। वही मुस्लिम लीग जिसके अध्यक्ष आगा खां हो जाएंगे। जिसके और सदस्य कौन थे भैया? सलीम उल्लाह खान थे। तो ये कथन क्या है? स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और उसने क्या पूछा था भैया? यही तो पूछा है, असत्य कौन सा? तो असत्य कौन सा ये? तो बताओ आप मुझे, मुस्लिम लीग कब बनी? तो लिखेंगे मुस्लिम लीग जो बनी, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, एक सेकंड बच्चों पेन सही कर लो बस। मुस्लिम लीग जो बनी, बताओ एक बार कब बनी? अरे मेरे नौजवान साथियों, एसएससी जीडी के चीतो, एक बार लगना चाहिए कि तुम उस योद्धा की मार्ग से जन्मे हो, जो देश की सेवा के लिए तट पर रहेगी, जो रक्षा बलों में अपनी जी जान झोंकने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों। तो बताओ मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई भैया? बोलोगे मुस्लिम लीग जो बनी थी, वो मुस्लिम लीग बनी 1906 में। कब बनी? 1906 में। और 1906 में क्या हुआ भैया? कौन थे? लिखो जी, अध्यक्ष जो थे इसके वो थे आगा खां। कौन बच्चों? भैया बताओ ना फिर। अरे भैया जी आगा खां थे। कौन थे? आगा खां। आगा खां। और इसके बाद आप मुझे बताओ, आगा खां तो थे, क्या इसके कोई अन्य सदस्य भी थे? हाँ जी, अन्य सदस्य थे इसके सलीम उल्लाह खान। कौन बच्चा? अन्य लिख लो इसमें, अन्य लिखो, अदर। सलीम उल्लाह खान, सलीम उल्लाह खान। इतनी बात क्लियर हुई? तो जो आपने क्वेश्चन देखा है यहाँ पे कि जो यो है 1907, तो 1907 में क्या घटना हुई थी फिर भैया? ये तो गलत है ना। 1907 में मुस्लिम लीग ने बनी, मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। तो लेकिन 1907 में जो हुआ, 1907 में बच्चा हुआ था सूरत अधिवेशन। क्या हुआ था? अरे पेन सही दिख रहा ना गुड़िया? भाई पेन सही दिख रहा ना, चेंज कर दूं? ये पेन तो चेंज करो। ओके, बताओ क्या हुआ? सूरत अब सही दिख रहा है ना? अब हुआ सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ भैया? 1907 में हुआ। अरे सूरत अधिवेशन में क्या बात थी बच्चे? सूरत अधिवेशन में जो नरम दल था ना भारत में, कौन सा था? नरम दल। और भैया जी वर्सेस गरम दल, गरम दल।
अब जो नरम सॉरी भाई, जो नरम दल था, इस नरम दल और गरम दल में जो गरम दल था इससे थे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। और इससे कौन थे भैया, रास बिहारी बोस। कौन थे, रास बिहारी बोस। तो मुझे आप बताओ जो नरम दल था, अब नरम दल से मतलब है कि अगर हम पर कोई भी अत्याचार करता है तो हम उस चीज को, अपने स्वाभिमान को आराम से सह लेंगे, थोड़ी सी आवाज उठाएंगे, लेकिन एक शांतिपूर्वक तरीके से। ये बात किसकी कहने थे, नरम दल की। और नरम दल ने एक बात कही थी, अगर जो भी चीज घटना होगी वो चीज घटना हम कभी भी उस चीज का आंदोलन यानी कि मूवमेंट नहीं करने की। ये बात किसने कही थी भैया, ये बात कही थी नरम दल के लोगों ने। लेकिन वही चीज इसके एंटी क्लॉक में बोलने वाले, अरे गरम दल के नेता, गरम दल का स्टेटमेंट निकल कर आया था, क्योंकि दो तीन नाम आपको चेहरे चमक रहे, एक तो लाल, एक बाल और पाल। लाल से क्या बना, लाल बहादुर शास्त्री। क्या बना, लाल बहादुर शास्त्री। और बाल से भैया जी, बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद में पाल, भैया विपिन चंद्र पाल। कौन थे, विपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों चेहरे थे, ये तीनों चेहरे भैया जी गरम दल के नेता थे। और गरम दल का स्टेटमेंट निकल कर आया था कि शांतिपूर्वक बात नहीं होगी, अब होगी, अब होगी तो सिर्फ क्रांति होगी, अब क्रांति होगी। जितने भी आंदोलन थे, जितने भी मूवमेंट चलाए गए थे, वो सब गरम दल के नेताओं द्वारा चलाए गए थे, क्योंकि नरम दल उस चीज को साझा करना चाहते थे शांतिपूर्वक ढंग से। लेकिन गरम दल क्या चीज थी, गरम दल चाहते थे कि कुछ भी अगर शांतिपूर्वक वो चीज नहीं समझ पा रहे तो भैया जी गरम दल का कहना था कि कोई आंदोलन करो और उस चीज के विरुद्ध में अपनी आवाज को बुलंद करो। इस प्रकार भारत में अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते ना, एक मध्यम वर्ग, एक शोषण वर्ग का लोग, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, वही नरम दल चाहता था। क्योंकि नरम दल में जितने भी मूवमेंट करने वाले थे उनकी आवाज को दबा दिया गया था, लेकिन गरम दल ऐसा कोई भी दल नहीं था। इतनी बात क्लियर हुई। तो आप मुझे बताओ सूरत अधिवेशन, लेकिन सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का भी तो विभाजन हुआ था। हाँ जी, कांग्रेस का भी विभाजन हो गया था 1907 में। और जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, मैं आप लोगों को बताऊं तो 1916 में वो चीज क्या बनी, लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार द्वारा, ये जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ ना, यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गई थी। और ये चल के एक कब हुई भैया जी, ये एक हुई 1916 में। किसके द्वारा, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा। क्या बोला भैया जी, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा। अरे समझ पा रहे हो ना भैया, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। भैया जी पैन भी ठंड मान रहा, सर्दी मान रहा, ये भी बहुत सर्दी है दोस्त, बच के रहो, पैन भी ठंडा ठंडा लग रहा। तो आओ फिर अंबिका चरण मजूमदार द्वारा, मजूमदार। तो 1916 में क्या हुआ, अंबिका चरण मजूमदार ने क्या कर ली, जो 1907 में जो चीज थी, वो जो एक बंटवारा विभाजन हुआ था, वो चल के कब एक होगा सूरत अधिवेशन का, भैया जी 1916 में। और जो सूरत अधिवेशन थी, इसके अध्यक्ष भी तो कोई भैया, रास बिहारी बोस। क्या नाम था, रास बिहारी बोस। तो आप मुझे बताओ स्टेटमेंट कौन सा गलत था, क्या 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बोलोगे भैया 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था करजन के द्वारा। तो आप मुझे बताओ मेरे गुड्डे, बताओ 1907 में मुस्लिम लीग थी, नहीं नहीं भैया, 1907 में तो हमारा क्या हो गया था, सूरत अधिवेशन। लेकिन मुस्लिम लीग कब बनी, मुस्लिम लीग तो भैया जी 1906 में सलीम खान और आगा खान द्वारा बनी थी। क्लियर। तो आप मुझे बताओ मिंटो मार्ले सुधार द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र, भैया जी हाँ जी, स्वतंत्र अधिकार दिए गए थे, अपने अपने राइट दे दिए गए थे। क्योंकि जो मार्ले मिंटो था बच्चा, ये 1909 में आया था। कब आया था, 1909 में। और जो मिंटो थे और मार्ले थे, क्योंकि मार्ले जो थे इसमें सचिव थे, क्या थे, सचिव। बच्चे ये कोई वैसे नहीं है, ये दो चेहरों के नाम हैं। ये मार्ले अलग नाम है एक व्यक्ति का अंग्रेजी, और मिंटो अलग है, क्योंकि मार्ले उस दौरान जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस दौरान क्या थे, सचिव। और जो मिंटो थे भैया जी वायसराय। क्या थे, वायसराय। इतनी बात क्लियर हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। असत्य कौन हुआ, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो आओ मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से
वह कौन था जो काकोरी, क्या समझे, काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो आप मुझे बताओ काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ? तो साथियों मैं आपको बताऊं, जो काकोरी ट्रेन है, जो षड्यंत्र कांड है, इस कांड, जो ये नाम है कांड, अरे भैया कांड नहीं करा था कुछ भी, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, एक्शन। क्या कर दिया गया, पूरा नाम इसका काकोरी एक्शन, क्योंकि काकोरी कांड थोड़ी थी हम भारतीय द्वारा, भैया जी एक्शन करा गया था। क्या कर दिया भैया, अब इसका नाम एक्शन। तो इसके बाद आप मुझे बताओ, जो इसने बोला है कि जो हमारे कौन फांसी की सजा से बच गए थे, क्या अशफाक उल्लाह को फांसी हुई थी? हुई थी जी। क्या राजेंद्र लाहिड़ी को हुई? हुई थी जी। क्या रामप्रसाद बिस्मिल को हुई? हुई थी। लेकिन इसके बाद कौन चेहरे थे इसमें नीचे? भैया नीचे आओगे ना, लेकिन एक चेहरा था चंद्रशेखर आजाद। कौन थे भैया? चंद्रशेखर आजाद। इनको क्या फांसी हुई? नहीं हुई थी। और हुई थी? नहीं हुई थी। लेकिन इन सबको फांसी हुई, हाँ जी, अशफाकुल्लाह को भी, राजेंद्र लाहिड़ी को भी, रामप्रसाद बिस्मिल। लेकिन किसे नहीं हुई? चंद्रशेखर आजाद को नहीं हुई। वो चंद्रशेखर आजाद जिनने अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज इलाहाबाद में अपने आप को खुद को शूट कर लिया था। वही चंद्रशेखर आजाद जिसने कहा था आजाद 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 रहेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वो एक क्रांतिकारी वीर भारत के सपूत थे। क्योंकि इन्होंने कहा था, जब जब अंग्रेजों ने ये तमाम बाद में चलकर चारों तरफ से घेर लिए थे, तो भैया जी इन्होंने अपने खुद के शूट कर लिया था। बोला जी आजाद, आज चंद्रशेखर आजाद किसी अंग्रेजी गोली से नहीं मरेगा, ये सिर्फ खुद अपनी अपनी गोली से शूट कर लिए थे। इनके पास एक गोली बच रही थी और बोला आजाद आजाद रहेगा। तो 15 से 20 मिनट तक, आध घंटे तक, 30 मिनट तक जो वहां के अंग्रेज थे, जब इन्होंने खुद को गोली मारी थी, तो भैया जी वहां पे जो अंग्रेज थे वो भी चौकन्ना रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद बैठा हुआ जिंदा है या मृत्यु होगी। और इसका भ्रम आज 20 से 25-30 मिनट तक पैदा रहा। अंग्रेजों को जब बाद में देखा तो इन्होंने अपने आप में गोली मार दी थी, मृत्यु हो गई थी। तो आप मुझे बताओ, क्या जो हमारा काकोरी षड्यंत्र है उसमें अशफाक उल्लाह को फांसी हुई? हाँ जी। राजेंद्र लाहिड़ी को हुई? हाँ जी। रामप्रसाद बिस्मिल को हुई? हाँ जी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने बच्चे कोई फांसी नहीं हुई थी, इन्होंने अपने खुद के बाद में चलकर शूट कर लिया था। तो थोड़ी सी मुझे आप बताओ, काकोरी ट्रेन डकैती क्या था? क्या भैया काकोरी एक्शन था? इसके बारे में बताओ तो लिखो। इसका नाम मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था मेरी गुड़िया? भैया बताओ ना फिर, इसका नाम था क्या लिखवाया था? अरे भैया हो जाता चेंज पेन। इसका नाम लिखा हमने काकोरी, काकोरी एक्शन। क्या लिखा भैया? काकोरी एक्शन। अरे मजा आ रहा नहीं? प्रैक्टिस सेट कर रहे हो आप? नहीं कर रहे बच्चों? मजा आ रहा नहीं आ रहा? तो स्माइल से तो कर दो करो भाई, वीडियो को लाइक वाइक भी कर लो करो, दिखना चाहिए बाद में कमेंट में नीचे कि भैया हमें मजा आ रहा। दोस्त बताओ काकोरी एक्शन, काकोरी एक्शन क्या नाम है उसका? काकोरी एक्शन। कब हुआ? लिखो, कब हुआ बताओ? 9 अगस्त 1925 को। अब जो ट्रेन थी उसका, ट्रेन का नाम क्या था? लिखो 8 डाउन ट्रेन। अब जो ट्रेन थी उसके साथ इन्होंने लूटपाट कहां करी थी? अभी बताऊंगे बच्चों क्या मामला था। कहां जा रही थी वो? कहां से? सहारनपुर से लखनऊ। सहारनपुर टू लखनऊ। मैं आप लोगों को बताऊं, जो हमारे क्रांतिकारी थे, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र 1925 में हो चुका था, जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके पास अपना आंदोलन मूवमेंट चलाने के लिए पैसा नहीं था। उनमें से बड़े चेहरे नाम उभर कर आए जो काकोरी ट्रेन डकैती या एक्शन बोला गया, क्योंकि एक ट्रेन थी जिसका नाम 8 टाउन ट्रेन था। और जब ये 8 टाउन ट्रेन जारी थी, जब ये 8 टाउन ट्रेन जारी थी, तो इस 8 टाउन ट्रेन को हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह,
अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम 9 सदस्य थे। तो लिखेंगे ट्रेन ट्रेन को लूटने में 9 सदस्य थे। कितने? 9। क्या अशफाक उल्लाह खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, और लिखो भैया जी ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, ये चर्चित नाम है। तो इनके द्वारा एक मीटिंग करी गई और बोला गया जो आंदोलन है, अब आंदोलन नहीं चल पा रहा, क्योंकि किसी भी मूवमेंट, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए क्या जरूरी? पैसा। तो इन्होंने बोला कि जो अंग्रेज है उनकी एक ट्रेन रवाना होगी सहारनपुर से लखनऊ के लिए, और इस सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में जो हम भारतीयों पर अत्याचार कर कर जो अपना बैंक बैलेंस, अपना कोटा पूरा करा गया, वो सारा बैलेंस उस यानी कि सारा रुपया उस ट्रेन में जाऊंगा। वो डेट रखी गई 9 अगस्त 1925 को। पता चला वो ट्रेन जाएगी और काकोरी नामक एक स्टेशन है, कौन सा? काकोरी नामक एक स्टेशन है, उसके पास ये ट्रेन रुकेगी कुछ देर को। जैसे एक स्टेशन पर दूसरा स्टेशन आवे ना, कुछ देर को रुके, वही सेम चीज। और जो इनकी यूनिटी थी जिसमें कुल 9 सदस्य थे, जिनमें से 4 चमकते हुए चेहरे, 3, 4 और 5। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान। ये 5 चेहरे चर्चित थे, इनके अलावा 4 और थे। तो बोला गया जी भैया जब लूटपाट होगी तो क्या करना? राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला कि मैं ट्रेन की चैन खींच लूंगा। और हुआ ऐसा, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो पहुंचे जी, और जब ट्रेन काकोरी के पास पहुंची तो काकोरी के पास जाने के पश्चात ही राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा वहां पर ट्रेन की चैन खींच दी गई और ट्रेन रुक गई। और कुल 9 सदस्य थे, लेकिन भ्रम इतना पैदा करना था कि हमारी एक यूनिटी है बहुत बड़ी, जिससे जिस ट्रेन में अंग्रेज लोग बैठे थे उन्हें लगे कि जो ट्रेन को लूटपाट या एक्शन करना आए ये लोग बहुत सारे हैं। और बारंबार बाहर से भी, और जब स्टेशन में पहुंचे तो एक जगह एक रास्ते से नहीं पहुंचे थे ये सारे स्टेशन पर, कोई इधर से कोई इधर से, और किसी ने एक दूसरे के फेस की तरफ को भी नहीं देखा था, कोई इधर देख रहा कोई इधर देख रहा। और जब ट्रेन रुकी, ट्रेन में चढ़े, और ट्रेन में चढ़ने के पश्चात राम प्रसाद बिस्मिल ने चैन खींच दी, और उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर दर्द मची और बराबर फायरिंग चलती रही चंद्रशेखर आजाद द्वारा। और फायरिंग के पश्चात वहां पर जितना खजाना था वो सारा लूट लिया। तो इसे बोल दिया गया कांड, लेकिन कांड नहीं था भाई हमारी नजर में, वो हम भारतीयों द्वारा जो चलाया जा रहा था एक एक्शन था। तो कौन किसको फांसी होगी थी? इन सभी को फांसी होगी थी, लेकिन मैंने बताया चंद्रशेखर आजाद को आजाद फांसी नहीं हुई थी, क्योंकि आजाद आजाद था। ये बात समझ। तो ट्रेन का नाम यूपी पुलिस में पूछा गया बच्चा, यूपी कांस्टेबल में, कि ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन था। 9 सदस्य थे टोटल। क्या नाम दिए? काकोरी षड्यंत्र बोलते हैं इसे। ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। कौन सी भैया? स्वस्थ भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार सरकारी प्रयासों राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। कौन सा आर्टिकल ऐसा है, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरफ आता है? तो आप बताओगे भैया जी कौन सा आर्टिकल ऐसा? भैया बताओ ना फिर। आर्टिकल 47। कौन सा गुड्डा? आर्टिकल 47। अब आप मुझे बताओ जो नीति निर्देशक तत्व है, सिद्धांत है, इन्हें क्या बोलते हैं? डीपी एसपी। अब डीपीएसपी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है किस देश से लिए हमने? देखो आयरलैंड से। कहां से? आयर भैया जी आयरलैंड से लिए। कहां से लिए बाबू? भैया आयरलैंड से। किस देश से लिए? आयरलैंड से। और आयरलैंड से हमने क्या लिया भैया? क्या लिया? 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। तो डीपीएसपी क्या है? तो बताओ आर्टिकल 45 में क्या है? देखो आर्टिकल 45 में 0 से 6 से किससे
भैया 6 से 14 वर्ष तक की बच्चा जो पढ़ाई है, शिक्षा है, निःशुल्क कराई जाएगी। कितनी? निःशुल्क कराई जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा क्या? निःशुल्क कराई जाएगी। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 45 बोलता है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, उनकी शिक्षा एजुकेशनल निःशुल्क। तो इसके बाद आप मुझे बताओ जो आर्टिकल 48 है ये क्या बोलता है? देखो जो आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48 में, आर्टिकल 48 में, आर्टिकल 48 में बताया गया कि जो भी कुछ है, जैसे हमारी कृषि है प्लस पशुपालन, ये कौन से आर्टिकल में? 48। तो कृषि और पशुपालन की बात कौन से आर्टिकल में हुई? 48 में। इसके बाद आप मुझे बताओ 46 में क्या है? जो आर्टिकल 46 है इसमें बताया कि जो राज्य है, राज्य सेवाएं प्रदान करेगा। सेवा प्रदान किसे? निम्न वर्ग को। अब निम्न वर्ग में भैया जी एससी हो या एसटी हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल भैया जी ट्राइब, इन्हें क्या प्रदान करेगा? भैया सेवा प्रदान करेगा, इनकी हेल्प करेगा, हेल्प मुहैया कराओगे। कौन? आर्टिकल 46। लेकिन नीति निर्देशिका तो कहां से? भैया आर्टिकल है ये कहां से कहां तक है बच्चा? ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। कौन से भाग में है? भाग बताओ आप मुझे, कौन से भाग में? लिखो भाग 4 में, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। किस देश से लिए हमने? तो किस देश से लिए हमने? भैया ये लिए हमने डीपीएसपी बोलते हैं इन्हें, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। कहां से लिए? आयरलैंड से। कौन से आर्टिकल से? भैया 36 से 51, 36 से टू 51 तक क्या है हमारे? डीपीएसपी है। इसके अलावा कौन से भाग में हमारे संविधान के? कुल भाग कितने हमारे संविधान में? टोटल भाग, टोटल पार्ट है संविधान में हमारे कितने? भैया 22 भाग। उन 22 भाग में से कहां पे? भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर क्या हुआ इसका? योजना कौन से मिलेगी हमें? आर्टिकल 47 में। इतनी क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों। संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन भाषा जोड़ी गई? तो आप मुझे बताओ जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज संविधान के कौन से आर्टिकल में है? मेरा क्वेश्चन है आपसे पहला। तो जो हमारी भाषा है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? कौन सी अनुसूची में है? तो लिखो जो 8वीं अनुसूची बोल ली ना, कौन सी अनुसूची में हुई हमारी ये? भैया ये अनुसूची में हुई हमारी 8वीं। तो अनुसूची 8 क्या बोलती है? अनुसूची 8 बोलती है भाषाएं। तो मूल संविधान में कितनी भाषा थी बच्चों? भैया मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान जब संविधान बनकर तैयार हुआ ना 26 नवंबर 1949 को, और लागू 26 जनवरी 1950 को। तो मूल संविधान का मतलब है जब 26 नवंबर 1949 को, उस दौरान हमारी भाषा थी, मूल संविधान में हमारी भाषा थी कितनी? भैया 14, 14 थी। लेकिन कौन सी भाषा जोड़ी गई? भैया जी कौन से संविधान संशोधन 21वें द्वारा? तो आप बताओगे भैया सिंधी जोड़ी गई। कौन सी? सिंधी जोड़ी गई। तो जो संविधान संशोधन हुए कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई देखो। एक हुआ 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया भैया? इसके द्वारा लिख लो सिंधी जोड़ी गई। कौन सी? सिंधी। क्या भैया और भी संविधान संशोधन हुए हमारे संविधान में भाषाओं को लेकर? हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, और भी संविधान संशोधन हुए। इसके बाद हुआ एक
कौन सा भैया? 71वां संविधान संशोधन, 71वां। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है? संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कौन सा हुआ? 71वां संविधान संशोधन। कौन सा भैया जी? संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां। कब हुआ बच्चा? भैया ये हुआ 1992 में। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया भैया? इसके द्वारा जोड़ा गया, क्या याद रखोगे? नमक। नमक न से क्या बना? नेपाली। पूछेगा नेपाली जो भाषा है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो आपका जवाब आएगा भैया 71वें संविधान के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 1992 में। कौन कौन सी जोड़ी गई मेरे प्यारे भाई बहन? तो नेपाली और एक मणिपुरी। में से क्या बना? मणिपुरी। और आप मुझे बताओ कैसे क्या बना? भैया जी कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। कौन सी बच्चों? कोंकणी। तो जो 71वां संविधान, सॉरी 21वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा 1967 में क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा। और जो 71वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा 1992 में क्या जोड़ा गया? 3 भाषा। कितनी? 3। और तीनों में कौन कौन सी याद रखोगे? नमक। क्या याद रखोगे? नमक। न से नेपाली, में से मणिपुरी, और कैसे? कोंकणी। लेकिन एक संविधान संशोधन और हुआ। तो वो जो संविधान संशोधन हुआ थर्ड वाला, वो मैं आप लोगों को बताऊं। एक संविधान संशोधन हुआ इसके अलावा कौन सा? भैया लिखो फिर, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ भैया? ये हुआ भैया जी, कब हुआ? आप बताओगे। जो 92वां संविधान संशोधन है साथियों, वो हुआ 2003 में। कब हुआ? 2003। इसके द्वारा क्या हुआ भैया? इसके द्वारा हमारे संविधान में 4 भाषा और जोड़ी गई। कितनी? 4। कौन कौन सी भैया जी? आप बताओ ना 4 भाषा कौन सी फिर? तो एक लिखो बच्चा, यही लिख लो, एक बोडो जोड़ी गई। एक कौन सी? डोंगरी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी। एक जोड़ी की संथाली। कौन सी? भैया जी संथाली जोड़ी गई। तो कौन सी जोड़ी गई? संथाली। और फोर्थ वाली बताओ भैया जी, एक जोड़ी गई मैथिली। भैया मैथिली कौन सी? वही बिहार वाली। हाँ जी, मैथिली मगी भोजपुरी बिहार में तो बोल ली जा। तो कितनी भाषा हुई हमारे संविधान में वर्तमान में? मूल संविधान में कितनी थी भैया? मूल संविधान में तो 14 थी। तो लिखो वर्तमान में, वर्तमान संविधान में कितनी है भैया? हमारी है 22 भाषा। कितनी भाषा? 22। पहले कितनी थी भैया? थी हमारी 14 भाषा। कौन कौन सी जोड़ी गई मेरे भाई? 3 संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन द्वारा जब 14 भाषा थी तो 15वीं कौन सी? सिंधी। 71 के द्वारा 15, 16 होगी, 17, 18, 19, और बच्चा 20, 21, 22। कितनी बात समझ आई? तो कितनी भाषा हुई हमारी? टोटल 22 भाषा हुई। तो समझ आया कितने संविधान संशोधन? तो पूछेगा जो क्वेश्चन है मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो आपका जवाब होना चाहिए भैया मूल संविधान में तो हमारी 14 भाषा थी। लेकिन कोई पूछेगा बच्चों कि वर्तमान संविधान में कितनी है, तो मेरे भाई बहनों का जवाब होना चाहिए कि भैया जी 22 भाषा है। कौन कौन से संविधान संशोधन हुए? 21वें के द्वारा सिंधी जोड़ दी गई थी 1967 में। 71वें के द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ दी गई थी 1992 में। और इसके बाद 92वां संविधान 92 संविधान संशोधन सन 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़ दी गई थी, एक तो बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली। तो क्या मूल संविधान में 14 थी? हाँ जी। वर्तमान में 22 है। हाँ जी। क्या क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी। तो चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नया भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? तो बताओ आप लोग, क्या भैया जी आपने रुपया यूज करा? भैया करा तो है, हम दुकान पे जावे थे टॉफी ले। जाओते नहीं जाओते? अरे जाओते भैया, झूठ मत बोलियो, सच सच बताओ, एक बार जाओते दुकान पे भैया जी 1 रुपए की टॉफी?
कौन कौन लाया बताओ एक बार, सच बताओ। भैया लाए हो, हम तो लाए हैं भाई। तो आप बताओ, लेकिन पैसा अपने पास नहीं रहा, तो मांगने पड़े थे भाई बचपन से ही अब तक। तो आप मुझे बताओ भैया जी, भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया? तो आप बताओगे भैया 2010। कब? 2010 में अपनाया गया। तो बताओ कौन थे भैया जी इसके? उदय कुमार। कौन थे? उदय कुमार। क्या बोलेंगे? डी उदय कुमार। डी उदय कुमार। कहां पे भैया जी? आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी बॉम्बे। तो आप मुझे बताओ, जो हमारा नोट है, हमारे नोट पर कितनी भाषा? लिखो। नोट पर कुल, नोट पर कुल 17 भाषा होती है। नोट पर कुल 17 भाषा होती है। फिर लिखो। नोट के पैनल पर, पैनल समझ रहे साइड में रहे, 15 भाषा होती है। समझ रहे हो आप लोग? भैया पैनल रहे ऐसा है, तुमने देखो ऐसे साइड में रहे, ये पैनल रहे नोट पर, कितनी भाषा हुआ है यहाँ पे? 15 भाषा। नोट पर 17। तो अब मुझे बताओ 10 रुपए के नोट पर क्या है? लिखो। 10 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र है? फिर लिखो। 20 रुपए के नोट पर, 20 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र है? फिर लिखो। 50 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र है? फिर लिखो। 100 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र है? फिर लिखो। 500 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र है? फिर लिखो। क्या भैया 2000 का भी लिखवाओगे? हाँ भैया बंद तो होगा, लेकिन कभी भी हो सके ना, पूछ सके ना, 2000 के नोट पर कौन सा चित्र है? तो आप मुझे बताओ 10 रुपए के नोट पर क्या है भैया जी? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य टेम्पल कहाँ पड़ेगा भैया? कहाँ जाओगे आप? उड़ीसा, उड़ीसा में जाओगे। कहाँ जाओगे बच्चों? उड़ीसा में। 20 रुपए के नोट पर बताओ एलोरा की गुफा। कौन सी? एलोरा गुफा। 20 रुपए के नोट पर क्या है? एलोरा गुफा। और 10 रुपए के नोट पर क्या है भैया जी? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। आप मुझे बताओ 50 रुपए के नोट पर हम्पी गुफा। हम्पी गुफा कहाँ? कर्नाटक। नाटक मत कर। हम्पी, हम्पी गुफा। अद्धम है और पे पी, छोटी की मात्रा। तो हम्पी गुफा कहाँ है? कर्नाटक। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव। क्या बोलेंगे? रानी की वाव। कौन से पर है? 100 रुपए के नोट पर। 500 पर बताओ मुझे भैया जी। 500 पर लिखो सांची का 500 पर लिखो भैया जी लाल किला। क्या लिखोगे? रेड फोर्ट, लाल किला। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जो लाल किला है, लाल किला यूनेस्को में कब शामिल हुआ? आप बताओ मुझे, जल्दी बताओ। लाल किला यूनेस्को में कब शामिल हुआ? लाल किला किसने बनवाया? लाल किला कहाँ है? तो बताओगे भैया लाल किला जो है रेड फोर्ट यूनेस्को में 2007 में शामिल होगा था। और जो लाल किला है वो हमारा दिल्ली में है, और बनवाने वाले शाहजहां है, एक मुगल वंश के साथ। तो 2000 पर क्या है भैया जी? लिखो मंगलयान। मंगलयान। कौन सा बचेगा? लिखो भैया जी 200 रुपए का। कौन सा रहेगा बच्चा? लिख लो 200 रुपए के नोट पर। 200 रुपए के, 200 के नोट पर क्या लिखोगे? 200 रुपीज के नोट पर, 200 रुपीज के नोट पर, नोट पर क्या है? बताओ जल्दी। भैया लिख लो सांची का स्तूप। क्या लिखोगे? सांची का स्तूप। क्या समझ आया? तो सांची का स्तूप। तो 10 के नोट पर क्या है भैया जी? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20, मेरे साथ बोलो जहां भी बैठे हो, 10 के पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, और 20 रुपए के नोट पर भैया जी एलोरा की गुफा है। 50 पर बच्चा हम्पी है। 100 पर रानी की बाव है। 200 पर सांची का स्तूप है। 500 पर
लाल किला है और 2000 पर मंगलयान है। कब शामिल हुआ हमारा रुपए प्रतीक? 2010 में डी उदय कुमार ने, आईआईटी मुंबई से। कितने हमारी भाषा है नोट पर? 17। और कितनी कितनी हमारी पैनल है पर भाषा है? 15। इतनी बात क्लियर हुई। तो आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 6। बताओ निम्नलिखित में से जो 1857 की क्रांति है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति कि विद्रोह आरंभ का सही क्रम क्या है? बताओ पहले कहां हुई 1857 क्रांति? आप बात करोगे, थोड़ा पैन नीचे रखो और सुनो 2 मिनट। आप बात करोगे 1857 की क्रांति की, और साथियों मैं आपको बताना चाहूं 1857 की जो क्रांति थी, जो 1857 में जो हमारे भारत पर अपना जो एक रोल प्ले कर रहे थे वो हमारे अंग्रेज अपने नहीं थे। तो कौन कर रहे थे? अंग्रेज। और जो उस दौरान एक वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो भारत में जो हम पर उत्पीड़न चल रहा था, तो एक भारत में जो हमारे भारतीय थे वो अंग्रेजी हुकूमत में जो ब्रिटिश रूल थी उसमें सेना में भी तो थे। हाँ जी। गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले से कोई ना कोई हमारे गांव, हमारे जो भारतीय था वो अंग्रेजी सेना में मौजूद थे। सेना में मौजूद होने का मतलब है कि अपने घर की एक कंडीशन खराब देखते हुए अपने दिनचर्या का भोजन से लेकर थोड़ा सा अपने घर का खर्च चलाने के लिए सेना में जाना और वहां से कुछ पैसे आना, ये मजबूरी थी उनकी सेना में भर्ती होने को। तो एक मंगल पांडे बड़े चर्चित नाम है, मैं आपको बताऊं। वो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही, वो बैरकपुर छावनी के सिपाही। मैं आपको बताऊं तो हुआ ऐसा कि एक अफवाह कह सको या कुछ भी कह सको, क्योंकि अंग्रेजी लोगों ने इसे अफवाह का नाम दिया, लेकिन हम भारतीय इसे अफवाह नहीं मानते, क्योंकि जो हकीकत होता है उसे अफवाह कहना भी बहुत गलत है। तो अफवाह तो नहीं थी ना, वो क्या अफवाह थी भैया बताओ? तो फिर अंग्रेजों ने क्यों अफवाह कहा, किस चीज को कहा? तो जो हमारे भारतीय थे उसमें से, हमारे भारतीयों में से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी समुदाय सभी शामिल थे हमारे सेना में ब्रिटिश की। तो जो ब्रिटिश की सेना थी वहां पर सब मौजूद थे। तो वो हुआ ऐसा, जो गन रहे थी वो अपने दांतों से, अपने टीथ से दोबारा माउथ में लेकर तोड़नी पड़ी थी उसका घोड़ा, बंदूक का। और किसी ने बता दिया वहां पर, हमारे भारतीय द्वारा, जो भारतीय सैनिक थे वे भी तो गन को ऐसे घोड़े को तोड़े थे मुंह से अपने, जो वहां पे पिस्टल राइफल थी जो भी उनकी। तो किसी ने बता दिया कि इसमें जो है चर्बी का कारतूस है। किसकी चर्बी भैया? गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के कारतूस है, जो गन में कारतूस गिरते। और तुम इसे मुंह से खोल रहे हो, क्योंकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म गाय को अपनी पूजा और अपनी गाय को अपने स्वाभिमान रूप से अपने यहाँ पर तवज्जो देवे। सेम ऐसे इस्लाम धर्म सुअर को अपने यहाँ पर, इस्लाम धर्म यहाँ पे तवज्जो देवे। उन्होंने बोला यार ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, हम भारतीय ने बोला। तो इस 1857 क्रांति का होने का कारण वही था कि पता चला कि भैया जी ऐसे ऐसा बात है। तो मंगल पांडे का बड़े चर्चित नाम है 1857 क्रांति में। तो मंगल पांडे के मित्र अंग्रेज थे जो सेनापति थे, उन्होंने बोला जी ऐसा ऐसा है। तो उनके मित्र ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। लेकिन अफवाह नहीं थी, और मंगल पांडे उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वो कारतूस चर्बी, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के बन रहे थे। और जब वहां पर पहुंचे, साक्षात सबूत ड्रम में बनती हुई चर्बी और वे कारतूस तैयार होते हुए दिखे। और विरोध प्रदर्शन इतना हुआ कि जितने भारतीय थे, जितने मंगल पांडे, जो हमारे मंगल पांडे चाहिए थे, उन मंगल पांडे ने भी वो वर्दी दे दी और भैया सेना छोड़ दी। और जब सेना छोड़ दी दोस्त, सेना छोड़ने के पश्चात एकजुट हुए और एक क्रांतिकारी की मुहिम स्टार्ट करी, अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने की कोशिश कर दी। और मैं आप लोगों को बताऊं, अपने मेरठ से क्रांति की स्टार्टिंग हुई। कहां से स्टार्टिंग हुई बच्चों? आप बात करोगे भैया जी 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति कहां से? भैया जी मेरठ से स्टार्ट हुई। कहां से हुई थी? मेरठ से। जो मेरठ है, आपको बताऊं मैं, 1857 की क्रांति
मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुई। कब हुई? 10 मई 1857 को शुरू हुई। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं, अपने मेरठ से स्टार्ट करने वाले उनकी सेना में एक कोतवाल ही अपनी कोतवाली दे रहे थे। तो मेरठ से क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि मेरठ उस दौरान का एक बहुमूल्य केंद्र था और मेरठ से शुरू करने वाले, और मैं साक्षात प्रणाम करता हूं उन नौजवान साथियों को, मैं कोतवाल सिंह गुर्जर, क्या बोलेंगे, धन सिंह कोतवाल गुर्जर की बात कर रहा हूं। वो धन सिंह कोतवाल जो मेरठ से एक मुहिम लेकर, वो कदम सिंह गुर्जर वो मेरठ से एक मुहिम लेकर आगे बढ़ते चले गए। और बुलंदशहर, और बुलंदशहर से बागपत, और बागपत से श्यामल जाट उनके साथ शामिल हुए। तो सेम जो बागपत पहुंची, फिर लखनऊ को अपना केंद्र बनाया। हम भारतीय द्वारा लखनऊ से बेगम हजरत महल, और लखनऊ के अलावा मैं आप लोगों को बताऊं भैया, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। और मैं इलाहाबाद की बात करूंगा तो लियाकत अली साहब की बात होगी, और दिल्ली की बात होगी तो बहादुर शाह जफर की बात होगी। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं मेरे दोस्त, मैं बात करना चाह रहा कहां से भैया, बात करोगे झांसी से, रानी लक्ष्मीबाई की बात होगी। लेकिन क्रांति स्टार्ट कहां से हुई? ये हुई भैया जी मेरठ से, कोतवाल धन सिंह गुर्जर के द्वारा। और फिर भैया मंगल पांडे को इस क्रांति का में क्या कर दिया गया, और 29 मार्च को जब मंगल पांडे इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। किसे? मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि चर्चित नाम था। जब मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इन्हें जो फांसी दे दी गई थी, और मैं आपको बताऊं मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी बच्चा, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी कब भैया जी? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 29 मार्च 1857 को, इसके बाद में 10 मई 1857 को धन सिंह कोतवाल मेरठ से क्रांति लेकर चले, और श्यामल जाट और बागपत, लखनऊ, इलाहाबाद, भैया जी तमाम जगह, कानपुर, झांसी, ये तमाम जगह एकजुट होते चले गए। और बिहार से कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह का नाम आवेगा। तो आप मुझे बताओ क्या सबसे पहले कहां हुई? भैया इसके तीनों में देखते हुए तो लखनऊ में हुई थी। कब? 4 जून 1857 को। कानपुर में 5 जून 1857 को, और इसके बाद इलाहाबाद में 6 जून 1857 को। तो बताओ कानपुर से कौन थे? कानपुर से बात करोगे आप, कानपुर से 1857 कराने वाले नाना साहब, क्योंकि नाना साहब की अंग्रेजी हुकूमत ने पेंशन बंद कर दी थी, और जब पेंशन बंद होगी, एक बुजुर्ग नाना साहब ने क्या कर दिया गया भैया, ऐलान कर दिया कि कानपुर से एक ज्वाला चलेगी 1857 की क्रांति लेकर। तो कानपुर से कौन हुए? नाना साहब। तो आप मुझे बताओ लखनऊ से कौन थी? महकपरी, इतिहास में महकपरी के नाम से जाने वाली भैया जी बेगम हजरत महल। कौन थी लखनऊ से? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। इतनी बात समझ आई? तो बताओ 1857 क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी? भैया जी मेरठ से। क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे क्या कर रहे थे भैया? विरोध प्रदर्शन तो कर रहे थे चर्बी वाले कारतूस का। हाँ जी, क्योंकि जब किसी समुदाय में निबट रहे थे, हिंदू मुस्लिम सब एकत्र थे, एक थे। तो इसके बाद में क्या भैया, जो 1857 क्रांति थी उसका पैगाम कैसे भिजवाया गया था? ना तो कोई इंस्टाग्राम था, ना ट्विटर था, फेसबुक थी, ना भैया जी व्हाट्सअप था, ना टेलीग्राम था। तो कैसे भिजवाया गया था? तो दोस्त पूछेगा कि जो इसका जगह जगह प्रमाण भिजवा दिया गया था कि सब एकजुट हो जाओ, वो भिजवाया गया था भैया जी कमल और रोटी के माध्यम से। कैसे? कमल और रोटी, कमल के पत्ते पर लिखकर और रोटी में बंद कर कर पैगाम भिजवा दिया गया कि 10 मई को मेरठ से और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। बहादुर शाह जफर का तख्त हिला दिया था कि सेनापति जी क्या तैयार हो या नहीं तैयार हो हमारी साथ लगने को? मेरठ वालों ने बोला, बोले जी तैयार तो हैं, तो आओ फिर चलो जी। तो इस तरीके जो प्रमाण निकल गए वो 1857 की क्रांति में निकल कर आए थे दोस्त। तो आप मुझे बताओ इतनी बात समझ आई? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? जो मनुष्य की खोपड़ी रहे उसमें कितनी अस्थि हो गए बताओ बच्चा?
या आप बताओगे भैया जी मनुष्य की खोपड़ी में तो 29 कितनी, जो तलहटी पर रह गए, लिखो तलहटी पर, यानी कि जो तले रहेगी मनुष्य की तलहटी पर कितनी रहेगी, वो 8 रहेगी, 8 अस्थि। अच्छा हमारे जो फेस है, जो हमारा फेस है इस पर कितनी हड्डी है, कितनी अस्थि है हमारे फेस पर, तो लिखो बच्चा चेहरे पर, चेहरा सजा के रखना, चेहरे पर क्या बोलेंगे भैया जी, 14 हड्डी, 14। जो हमारे ईयर है, ईयर पर कितनी, लिखो कान में, कान में 6 है, तो 29 थे हमारी, तो इसके बाद लहटी भी तो इसमें है, हाँ जी ये भी जुड़ेगी, 8 है। चेहरे पर, कान पर 6, क्या समझ आया। जो हमारी खोपड़ी रहे इसमें एक सेरिब्रम रहे, तो सेरिब्रम जो है हमारे माइंड को ग्लाइड करे, जो मेमोरी रहे हमारी, क्या बोलेंगे सेरिब्रम। अगर कुछ भी सेरिब्रम आपको लिखा मिलता है तो हमारे किससे, मस्तिष्क से काम करने वाली चीज हो, जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। इतनी बात क्लियर बच्चों। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन नंबर 8 पर फिर। रजनी गबरा और हरनी गबरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, कौन सा भैया जी, रजनी गबरा और हरनी गबरा। तो आप मुझे बताओ, गबरा क्या बोलेंगे भैया जी, गबरा क्या बोलेंगे भैया, गबरा कहाँ का, असम का, आसाम का, कहाँ का, असम का, कहाँ का भैया, असम का, कौन सा, रजनी गबरा और हरनी गबरा। इतनी बात समझ आई। तो आप मुझे बताओ भैया बिहार से कौन है, भैया लिखवाए तो आपने बिहार से बहुत सारे, भैया अंबुवाची बिहार से ही तो, अंबुवाची। इसके बाद आप मुझे बताओ कौन सा, लिगांग बिहार से ही तो है। अरे भैया जी ये तो असम से है, अंबुवाची तो बिहार से बताओ, बिहार से बताओ भैया, बिहार से लिख लो, झिंझिया, जाट जटिन, सॉरी बच्चा सॉरी, जाट जटिन, धोबिया। इतनी बात समझ आई। मिजोरम से लिखो चाप चारकूट, लिखो मिमकूट, क्या बोल लोगे, मिमी, नहीं बच्चों मिमकूट, क्या बोल लेंगे भैया जी। जितने भी कूट रूट शब्द है ना बच्चा, ये सब हमारे कहां से, मिजोरम, मिजोरम। मजे आ गए भैया, मजे आ गए, चाप खा के, तो चाप खा के आ गए, मजे आ गए मजे। तो मिमकूट कौन सा, मिम, यानी कि मो भी चाहिए, क्या बोल लगे, मो भी चाहिए, मो भी चाहिए भैया, कूट क्या, चाप, चाप मो भी चाहिए, तो मिमकूट कहां से है, मिजोरम से। मजे आ गए नहीं आए। तो पश्चिम बंगाल से बताओ भैया, पश्चिम बंगाल क्यों फेमस है, बताओ जल्दी कमेंट में एक बार। पश्चिम बंगाल से डोलू है ना एक नृत्य। तो इसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भैया असम से लिख लो थोड़ा सा, लिख लो भैया बिहू, बड़ा चर्चित है, अंबुवाची, अंबुवाची, लिखो अली लिगांग, अली लिगांग, लिखो कौन सा भैया जी, दहीन पटकाई, कौन सा, दहीन पटकाई। और बताओ भैया लिख लो माजुली, कौन सा बच्चा, माजुली, कैसे चले थी वो, आज शाम जो बहु आई थी, कैसे चले थी, माजुली, माजुली। तो माजुली कहाँ से है, असम से। इतनी बात समझ आई। तो बताओ बिहार की कैपिटल क्या है, भैया पटना। क्लियर इतनी बात। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, असम दिसपुर है। आओ क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से क्या बोलोगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है, क्या बोलोगे भैया जी, फोल्क डांस है, क्या है, फोल्क डांस है। तो कौन सा फोल्क डांस है बच्चों, क्या भैया धीमसा, नहीं नहीं भैया धीमसा तो नहीं है। क्या फाग है, ये तो फाग तो भैया हरियाणा वाले करते हैं, नहीं जी। क्या भैया धमाल है, बताओ आप मुझे, क्या धमाल है, धमाल, धमाल तो नहीं है भैया, वो तो हरियाणा वाले मचा देंगे। कौन सा है, टिप्पणी, कौन सा बच्चों, टिप्पणी। तो बताओ और कौन कौन से, गुजरात के फेमस लिख लो, और टिप्पणी होगा एक तो, फिर लिखो गरबा। अरे भैया गए गुजरे से ना रहते, क्या लिखोगे, गया गुजरा। अरे गया गुजरा से ना रहते लोग गाँव गाँव में भैया, हम सिवाल हैं, गए गुजरे से तो हम भी, भैया जी हाँ जी आप भी तो ऐसी हो। तो बताओ गए गुजरे से है, हाँ जी, तो क्या कर देंगे, गरबा।
क्या कर देंगे, गरबा। क्या ले लेंगे, गए गुजरे से लोगे, गए गरबा। तो गरबा, फिर क्या लिखोगे, डांडिया। क्या लिखोगे, डांडिया। टकल्ले पेन को लिखो, डांडिया। गरबा, डांडिया। फिर कौन सा भैया, टिप्पणी हो ही लिया। फिर कौन सा, भावाई, भावाई। और बताओ भैया गुजरात के। अरे आप भी तो बताओ मेरी बहन, मेरी भाई, आप भी तो बताया करो। तो बताओ भैया जी, कौन सा लास्य, लास्य। अब लास्य है, हाँ जी से है यो। अब लास्य के अलावा भैया सिद्धि। अब सिद्धि धमाल मचा देगी। कौन भैया, सिद्धि ना। अब सिद्धि नाम की लड़की ना, है, सिद्धि नाम की लड़की क्या मचा देगी, धमाल। तो सिद्धि धमाल कहाँ का बच्चा, कहाँ का भैया, ये भी तो गुजरात का है। कहाँ का, गुजरात का। तो बताओ, गए गुजरे से लोग रह गए गुजरात में, हाँ जी, गया गुजरे से रहेंगे गुजरात में। और भैया कोई भी उनके डंडी मार देगा, स्टिक मार देगा, ऐसे मार दिया भैया। तुमने देखो ना अक्सर, जब कोई जिन मध्यम वर्ग के कुछ लोग नीचे रह गए ना, उन पर शोषण अधिकतर हुआ है मेरे भाई, मेरी बहन। आप कभी मत करना जीवन में, क्योंकि सबसे बड़ी ना इंसानियत ही है यार, और कुछ नहीं है। तो भैया जी गरबाजे गए गुजरे से लोग रहे, उन पे क्या मार दिया, सब डंडी मार दिया। और ये भैया भागे भागे फिरे, कैसे फिरे भैया जी, भागे भागे फिरे भी। उसके बाद में भी क्या करे भैया, लाश जैसे हो जा, कैसे हो जा, जब थक जाना इंसान, जब थक जा इंसान, फिर भैया कैसा हो जाऊंगा भैया, थक के तो वो लाश जैसा ही तो हो जा। हाँ जी, गौरबा भैया जी क्या कर दे, डंडी मारता है, भागे भागे फिर लाश जैसे हो जा। और कौन मारे भैया, वे तो वो सीधे से रहे, कैसे रहे, सीधे से रहे। और बाद में क्या मचा दे वे, बाद में तो फिर वे धमाल मचा दे। क्या मचा दे, धमाल मचा दे। जैसे आप एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस में जो भी वनडे एग्जाम की, यूपी पुलिस, जितने भी तैयारी करने वाले ना, जो वर्दी पहन लोगे ना, तो मेरे साथी भी धमाल मचा देंगे। और फिर एक सल्यूट मेरी तरफ से होगा अपने बहन भाइयों को। तो आप बताओ भैया, लास्ट से होगे, हाँ जी। तो बताओ धमाल कहाँ का, लिखो धमाल कहाँ का भैया, यो है हरियाणा का। कहाँ का, हरियाणा का, हरियाणा का। आप बताओ भैया, फाग कहाँ का, भैया यो भी तो हरियाणा का। कौन सा है, फाग भी हरियाणा का। आप बताओ भैया, ढीमसा कहाँ का, अरे ढीमसा कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ढीमसा कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। तो समझ आई। तो धमाल कहाँ के लोग मचा हुआ है भैया, हरियाणा वाले गाबरू रहे ना, गाबरू है ना, गाबरू धमाल मचा दे। फाग, फाग हरियाणा वाली तो खिल्ला है भैया। धीमसा, धीमसा ऐसे ऐसे, धीमसा भैया जी धीरे धीरे। तो कौन भैया जी, काके हरियाणा वाले ही है। तो आप मुझे बताओ टिप्पणी। अब भैया जी कोई गया गुजरा लोग रहेगा ना, उसमें कोई भी गरबा गया गुजरा रहेगा, उसमें कोई डंडी मार देगा, कोई भी उस पर टिप्पणी कर देगा। भैया ऐसे नहीं, ऐसा करो, तो टिप्पणी कर देगा ना गरीब गरीब गुजरे लोग पर, हाँ जी बहुत टिप्पणी करे, हमने देखे भाई, मैंने तो देखे। तो आप मुझे बताओ क्या टिप्पणी करते हैं, हाँ जी। तो बताओ गुजरात का कौन सा लोक नृत्य हुआ, फोल्क डांस हुआ भैया, टिप्पणी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों। यासुद्दीन बलबन ने शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा का अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पायोबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की। क्या बोला इसने भैया, सिजदा और पाबोस। तो जो सिजदा और पायोबोस है, मैं आपको बताऊं साथी, समझना। इस सिजदा का मतलब था, इस सिजदा का मतलब था कि जो कोई भी व्यक्ति रहते थे, वो जमीन पर अपना सर रखकर जो जमीन की मिट्टी थी ऊपर अपने यहाँ पर माथे पर लगाते थे। तो इसका मतलब हुआ अपने माथे पर जमीन से मिट्टी लगाना, सोइल क्या बोलेंगे, सोइल मिट्टी लगाना, इसी का क्या मतलब था भैया, सिजदा। अब पाबोस क्या था भैया जी, पाबोस था जो राजा रह गया था, मान लो कोई भी किंग है ना, कोई भी किंग है, जो राजा रह गया था, जो राजा की एक आवाम प्रजा रह गई थी, राजा के पैरों को अपने माथे लगाना, इसी का क्या मतलब था, पायबोस। तो ये रीति रिवाज किसके शासनकाल में शुरुआत की थी भैया जी, किसने शुरुआत की थी, सीधा बायोबोस की भैया, अदालत में। क्या नाम था इसका, अदालत। क्या नाम ले दिया था फिर, अदालत। तो आप मुझे बताओ सिजदा पाबोस की जो स्थापना थी वो किसने करी थी, तो आप बताओगे भैया जी किसने करी थी ये
भैया जी ये तो बलबन ने करी थी। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। तो बलबन ने और क्या क्या करे, लिखो बलबन। बलबन। अब बलबन जो था साथी, ये गुलाम वंश का शासक था। कौन से का? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? ममलूक वंश। ममलूक वंश। गुलाम वंश का शासक था। फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के। और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, जिसकी पुत्री रजिया सुल्तान थी। तो इस बलबन ने क्या चलाया, लिखो, लौह और रक्त नीति। लौह और रक्त नीति चलाई, यानी कि अपनी सेना में बिल्कुल स्ट्रेचेबल सेनापति, स्ट्रिक्ट सेना, बिल्कुल। वो किसने करी? बलबन ने। इसी बलबन ने नवरोज त्योहार, नवरोज त्योहार। अब नवरोज त्योहार क्या हो गया? पारसी समुदाय मनावे, ऐसे पारसी धर्म वाले लोग मनावे। और इसी बलबन ने, लिखो, बलबन खुद क्या बताया था इसने भैया जी? जिले इलाही बताया। खुद क्या बता दिया इसने बाद में? जिले इलाही। ये जिले इलाही क्या हुआ है? तो साथियों, जिले इलाही का मतलब है ईश्वर की छाया। क्या बोल रहे? इसने बोलना मुझ पर ईश्वर की छाया है। क्या बोल रहा है इसने? ईश्वर की छाया। इतनी बात समझ आई? तो आप मुझे बताओ, जो बलबन था, तो इसने क्या बताया अपने आप को? जिले इलाही बताया। लेकिन क्या इसका कार्यकाल भी है? हाँ जी, लिखो, इसका कार्यकाल बलबन का पूरा नाम क्या है इसका? गयासुद्दीन बलबन। कौन से वंश है? गुलाम वंश है। कार्यकाल लिखो, 1265 से, और भैया जी 1287 तक का कार्यकाल है भैया जी, इसका, बलबन का। इतनी बात समझ आई? और जो ये बलबन था, गुलाम वंश का शासक था, लोह नीति चलाई, नवरोज त्योहार मनाया पारसी समुदाय के लिए। क्या बलबन ने अपने आप को ईश्वर की छाया बताया था? और मैंने आप लोगों को बताया ये एक गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश को ही मेरे साथी क्या बोल देंगे? ममलूक वंश बोल देंगे। और वही गुलाम वंश जो, जिसके स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, जिस गुलाम था, किसका गुलाम था? वही जी मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात, जब तराइन का युद्ध चल रहा था 1191-92 पृथ्वीराज चौहान से, वो तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गोरी की जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दी थी? गुलाम वंश की स्थापना। तो गुलामों गुलाम ऐबक, इसे क्या बोल दिया? ममलूक वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे भैया जी? लिख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक। और संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन हुआ बच्चा? भैया जी इल्तुतमिश, इसकी पुत्री, मैंने आप लोगों को बताया ना थोड़ी देर पहले, भैया एकमात्र महिला रही हमारे भारत में। कौन? कौन? रजिया सुल्तान। तो आप मुझे बताओ, अदालत चली थी? हाँ जी, अदालत का काम कर दिया था। किसने? गयासुद्दीन बलबन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 11, किसने बोल रहा है साथी, जो नाइटहुड की उपाधि थी, निम्नलिखित में से किसने विरोध में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि परित्याग कर दिया था। परित्याग का मतलब है कि नाइटहुड की उपाधि को त्यागना। क्या रोल एक्ट से चली थी? नहीं भैया। क्या साइमन कमीशन? नहीं जी नहीं। क्रिप्स मिशन? नहीं बच्चों, क्रिप्स मिशन नहीं। तो क्या बोल लेंगे? जलियांवाला बाग नरसंहार के द्वारा। क्या बोल लेंगे? जलियांवाला बाग नरसंहार। क्या बोल देंगे? जनसंहार। जन बोल देंगे, नर बोल देंगे, एक ही बात है। जन का मतलब सभी जन। तो इसका पहला नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया? जलियांवाला बाग नरसंहार। तो जो उपाधि थी, अभी एक रोल एक्ट कब हुआ? तो जो रोल एक्ट था वो हुआ हमारा 1919 में। साइमन कमीशन लिखो 1928। क्रिप्स मिशन लिखो बच्चों 1942। 1942। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो रहा था, 2 मिनट कलम को थाम के,
थोड़ा सा फोन को दूरी बना के दूरी रखते हो फोन को, जब सुनियो। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था हुआ ऐसा, भारत में एक रोल एक्ट था बच्चों। अब जब रोल एक्ट भारत में आया, इस रोल एक्ट में बोला गया, ये रोल एक्ट आया था 19 मार्च को। कब आया? 19 मार्च 1919 को। और इसी रोल एक्ट में बोला गया कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे, इस रोल एक्ट के अध्यक्ष बनाए गए सिडनी रोल एक्ट। कौन बनाए बाबू? सिडनी रोल एक्ट। और इसमें क्या बोला गया कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, यानी कि शंका के आधार पर अगर कोई मजदूरी वर्ग, अगर कोई किसान अपने खेत में कार्य कर रहा है, अगर कोई मजदूर अपनी मजदूरी पर जा रहा है, अगर कोई महिला खेत में कार्य कर रही है या पुरुष कार्य कर रहा है, उसे शंका के आधार पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या बात कहेगी? रोल एक्ट, यानी कि शंका के आधार पर। और जो शंका के आधार की बात थी, मैं आप लोगों को बताऊं, जो इसके अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष निकल गए सिडनी रोल एक्ट। और इसी रोल एक्ट में यानी कि शंका कैसी? बिना अपील, कोई आप अपील नहीं दायर करने के, बिना वकील, कोई आप अपना वकील नहीं खड़ा कर सकते, और बिना बिना दलील, कोई आप लिखित में कोई कार्य नहीं दे सकते। तो जो इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, इसका विरोध प्रदर्शन करने वालों में अपने महान हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म समुदाय के एक सैफुद्दीन किचलू और एक सत्यपाल मलिक निकल कर आए। अब सत्यपाल मलिक जो थे एक हिंदू थे, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एक मुस्लिम थे, और इन्होंने इसका जबरदस्त विरोध करा। क्योंकि विरोध का कारण था कि जो हम भारतीय थे, हम भारतीयों पर अत्याचार होने, और बिना बिना किसी वजह के भी हम लोगों पर अत्याचार हमें उठाना और बंदी बनाना, और हमारा अपने द्वारा वकील ना खड़े कर पाना, कोई दलील ना लिख पाना, कोई वकील, कोई अपील ना कर पाना। तो जो इसका विरोध करा रोल एक्ट का, तो आप मुझे बताओ, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, इससे पहले क्या रोल एक्ट हो चुका था? जी भैया, हो चुका। कारण क्या था? हम भारतीयों पर बिना किसी केस के एक शंका के आधार पर गिरफ्तारी। तो इसका विरोध जो हुआ था, इसका विरोध करने वालों में लिखेंगे, इसका जो विरोध हुआ, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, और सेकंड पर्सन कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और इन दोनों व्यक्ति की बाद में चल के गिरफ्तारी होगी। और जब गिरफ्तारी हुई, मैं आप लोगों को बताऊं, महात्मा गांधी जी भी इस रोल एक्ट की बुनियादी को खत्म करने की, नस्ते नाबूद करने की पूरी चेतावनी देकर आंदोलन कर रहे थे। और 6 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ, और 10 तारीख को गिरफ्तारी हुई। वही फिर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। तो लिखो, जलियांवाला कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। और लाहौर अमृतसर की वो जन्मभूमि, लिखो लाहौर, कहां पड़ेगा भैया जी? पंजाब, अमृतसर। और लाहौर की बात होगी तो जलियांवाला बाग नरसंहार होगा, क्योंकि हम भारतीयों की गिरफ्तारी हो चुकी थी 10 तारीख को, और 13 तारीख की एक डेट रखी गई कि हम सभी वर्ग वर्ग जो किसी भी समुदाय का है, हमें भारतीयों को एकत्र होना होगा। और मैं आप लोगों को बताऊं, एकत्र हुए वो तमाम बच्चे, एक 6 सप्ताह के बच्चे से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक वहां पर शामिल हुए। और जब शामिल हुए तो भीड़ एकत्र हुई इसके विरुद्ध में, इस रोल एक्ट के विरुद्ध में, जब हम भारतीयों को लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी, क्योंकि वे आंदोलन की मुहिम को आगे बढ़ाता ले जाते। जैसे कि 2 चेहरों के नाम बताए मैंने आपको, उनमें से एक महात्मा गांधी जी भी। तो इसमें हुआ ऐसा, जब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, भैया जी बैसाखी मनी, उसके बाद में सब चल दिए जलियांवाला बाग। क्योंकि जलियांवाला जो थी एक जल्दी नामक व्यक्ति संपत्ति थी, लिखने की तो जरूरत नहीं है ना भैया, नहीं। तो जलियांवाला किसकी जगह थी भैया? जल्दी नामक व्यक्ति संपत्ति थी। कहां? पंजाब में पड़ी, लाहौर में। तो जब भैया वहां पर भीड़ पहुंची,
और भीड़ जब पहुंची तो वहां पे एक ही गेट है, मैन कभी जाओगे ना जलियांवाला पंजाब में तो एक ही गेट है वहां पे। तो जब भीड़ पहुंची वहां पे भीड़ एकत्र हुई तो क्या कह रहे हैं ना, घर का भेदी लंका ढाई। तो हमारे एक भारतीय थे हंसराज, उसने बता दिया जनरल ओडायर को। किसने बताया? जनरल ओडायर को। अब जनरल ओडायर को जब बता दिया कि वहां पर यानी कि वहां पर भारतीय द्वारा एकत्र हुआ जा रहा, तो जनरल ओडायर माइकल ओडायर से बिन पूछे वहां पर अपनी सेना लेकर पहुंचते हैं। और जब सेना लेकर पहुंचे साथी, और सेना लेकर पहुंचने के पश्चात वहां पर क्या हुआ, बोला गया जी 3 मिनट है आपके पास, इस पूरे मैदान को खाली कर दो। और आप सोचो 3 मिनट में एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक क्या भीड़ रही होगी, क्या अफरी तफरी मची होगी। और 2-3 से मिसाइल यानी कि अपनी दागदारी वो उस तरफ कर दी जहां पर सभा हो रही थी, क्योंकि जो उसकी मिसाइल थी, जो उसके बम थे, वे अंदर नहीं जा सके, क्योंकि जो जलियांवाला का गेट है ना वो छोटा, उसकी छत अड़ गई थी। आप जाओ कभी देखना आज भी। तो एक ही भैया, एक ही तो था निकलने बनने का वहां पे। हाँ जी। और लोग बाग दीवार से कूदे, और जब जिस टाइम फायरिंग चली तो वह बताया जा 3 से 4 मिनट अंधाधुंध फायरिंग चलाई गई, 1600 राउंड गोली छूटी गई। और हम नौजवान भारतीयों पर अंधाधुंध गोली बरसाई गई, किसके द्वारा? अंग्रेजी सेना के द्वारा। और ऐसा बताया जा दोस्त, सबसे कम उम्र का बच्चा मरने वाला उनमें 6 सप्ताह का एक बच्चा था। अब सोच सको तुम, 6 सप्ताह का मतलब 42 दिन, यानी कि 1.5 महीने का एक बच्चा था। तो उसमें कांग्रेस समिति के अनुसार बताया जा कि कांग्रेस समिति ने बताया 1000 लोग मरे, लेकिन अंग्रेजों ने बताया था 389 लोग मरे। लेकिन हम भारतीयों के द्वारा वहां पर 1.5 से 2 हजार लोग मर चुके थे, क्योंकि 22,000 लोग इकट्ठा थे जलियांवाला जंग पर। और किसी ने, आप जाओ वहां पर एक कुआं पड़ेगा, किसी ने उस कुएं में कूदे, कोई वहां पे दीवार पे चढ़ा, और कोई नीचे दब गया, किसी के पैर में गोली लगी। ये तमाम चीज हुई कहां पे? लाहौर में। और मैं आपको बताऊं, 1907 में हमारे जन्मे भगत सिंह, और 13 में वो घटना हुई, तो 7 से 13 तक कितना वक्त लगा, कितने साल के हो सके आप सोच सको। तो जो 13 में घटना हुई 1907 से, तो भगत सिंह अपने स्कूल से लौट रहे थे, तो वहां पे पहुंचे, और वहां पे पहुंच कर देखा भैया क्या क्या मामला है। मामला वो मिट्टी आपने देखी मूवी में, बोतल में भरी, तो घर ले आए। बोले जी क्रांति होगी, और क्रांति ही मेरी दुल्हन होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। तो बड़ा स्टेटमेंट एक बढ़िया वहां पे बताऊं आपको मैं, कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, महसूस करना यार, अगर इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाए। इसी का बदला फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 21 साल बाद 1919 से, 1919 में घटना हुई थी जलियांवाला, हाँ जी। और 1940 तक 21 साल का टाइम लगा, और 21 साल में बदला किसने लिया? उधम सिंह ने। कौन? उधम सिंह। पंजाब के शेर थे। लंदन में जाकर पूछा जी कौन है जनरल माइकल ओडायर, हेड देने सी गोली मारी, वहां पे अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो क्या समझ आई थोड़ी सी? कभी क्लास में वक्त मिला जरूर बताऊंगा दोस्त, अलग से क्लास लाऊंगे इसकी। चले नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा किस राज्य में, आप मुझे बताओ। अरे मजा तो आ रहा है यार तुम्हारे लिए, तुम हाँ ना तो कर दो करो। भैया बिहार में, और बिहार में भी कहाँ है भैया? सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम एक जगह पड़ी। तो आप मुझे बताओ शेरशाह नाम क्यों पड़ा? इनका कार्यकाल बताओ, पहले दिन का कार्यकाल लिखो, 1540 से 1545 तक। तो ये कब बनाया गया था इनका मकबरा बिहार में? 1545 में। कितने फीट हाइट है इसकी, लिखो, 122 फीट हाइट है। और इसे ही बिहार में इंडो इस्लामिक का नमूना कहा जा। किसे? भैया जी इसी मकबरे को इंडो इस्लामिक का नमूना कहा जाता है। तो बताओ क्या शेरशाह का शेरशाह नाम था? नहीं भैया, इसका नाम था, रियल नाम था फरीद खान। अब शेरशाह क्यों पड़ा? तो एक बार ये बड़ा प्यारा किस्सा है कि एज भी इतनी थी, और ये बाघ से लड़ पड़े जी, शेर से लड़ पड़े, और इन्होंने शेर को मार दिया जी। शेर की गर्दन तोड़ दी, शेर की मृत्यु होगी, इनका नाम धर दिया गया शेरशाह। लेकिन वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। तो शेरशाह नाम क्यों पड़ा? बाघ की हत्या कर दी थी उन्होंने,
बहुत हल्की उम्र में। और बिहार के एक राजा थे, उन्होंने नाम रखा है ना, बिहार के राजा ने क्या रखा था फिर, शेरशाह। वैसे नाम क्या था बच्चे इनका, फरीद खान। एक इनका युद्ध हुआ, फिर लिखो, लिखो बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम कहां पड़ेगी भैया जी, कन्नौज। बिलग्राम का युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ था, हुमायूं वर्सेस शेरशाह। विजय कौन हुआ, हुमायूं हार गए थे भैया जी, शेरशाह जीत गए थे। इतनी बात समझ आई। तो जो बिहार है 115-45 में इनका टॉम बना, 5 साल कार्य करा था उस दिनों ने, क्योंकि मुगल वंश जो था वो सत्ता में 1526 मान लिया था मुगल वंश, बाबर, क्योंकि बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो 1526 से 1540 तक मुगलों का शासन रहा। और 5 साल इस बीच में कौन शासन करके थे, हुमायूं को हराकर, हुमायूं को भगाकर यहाँ से शेरशाह। और जब 1545 हुआ, 1545 के आने के पश्चात फिर कौन आ लिए थे, मुगल वंश आ लिया था। तो जो मुगल वंश में जो कार्य था, यानी कि 1526 के बीच में जो आए, इस बीच में, तो इस बीच में कौन आ गया था, शेरशाह सूरी। और मैंने बताया शेरशाह नाम वैसे नहीं पड़ा, एक शेर की हत्या कर दी थी, बाद में क्या पड़ा, शेरशाह। ऐसा नाम क्या है, फरीद खान। क्या समझ आया। तो बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ, हुमायूं। भैया फिर तो हुमायूं भाग गया था क्या, हाँ जी, इससे फिर तो भारत छोड़ के भाग गया था जब हार होगी थी। कहां पे, कन्नौज में। तो बताओ कन्नौज का क्या फेमस है, बताया था पिछली प्रैक्टिस सेट में, बोलोगे भैया इत्र फेमस है। एक हुआ, लिखो चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। अब चौसा का युद्ध कब हुआ भैया, लिखो, ये कब हुआ था, लिखो 1540 में। बिलग्राम का युद्ध ये हुआ 1539 में, किस किस के बीच, फिर वही भैया जी, हुमायूं और, हुमायूं और क्या बताया मैंने अभी, शेरशाह सूरी। शेरशाह कौन जीत गया था, हुमायूं हार गया, शेरशाह से भी जीत गया था चौसा के युद्ध में। तो आप मुझे बताओ जो शेरशाह था, क्या शेरशाह ने कौन से वंश की स्थापना करी, तो लिखो सूर्यवंश की स्थापना। किसकी मेरे भाई, सूर्यवंश की स्थापना। क्या बनाया था इसने अपना, सूर्यवंश। और कितने साल कार्य करा, 5 साल। कौन था बीच में, पीछे कौन थे, मुस्लिम यानी मुगल थे, आगे भी कौन आए, मुगल आए। इस बीच में कौन आगे थे, शेरशाह जी आगे थे। क्या बात क्लियर हुई। तो बताओ शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, बोल लेंगे भैया जी बिहार, बिहार में सासाराम में है। कितने फीट का मेरे भाई, 122 फीट का है। सासाराम जगह, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट है एक। इंडो इस्लामिक का नमूना कहा जाए इनके मकबरे को, इनके इनके टॉम्ब को क्या बोल रहे हैं, मकबरे को टॉम्ब। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा साथियों 13 है। बताओ क्या कहता है क्वेश्चन, भैया जी क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा हूं कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान किस देश से लिया। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताई 60 देशों की एक सूची तैयार हुई थी, और 60 देशों की सूची में से हमने 10 देशों से अपने संविधान में कुछ ना कुछ चीज जोड़ी, ऐड करी। उन 10 देशों में से एक अमेरिका नाम भी आएगा आपको। तो बताओ उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया हमने, भैया आप बोलोगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी अमेरिका से और भी लिए, हाँ जी, लिखो प्रस्तावना। क्या लिया हमने, प्रस्ताव। जो प्रेमबल है ना, उसकी लैंग्वेज कहां से ली भाई हमने, भैया जी वो भी तो हमने अमेरिका से ली। हाँ जी, इसके अलावा भी तो लिया हो कुछ ना कुछ। तो बताओ ना फिर एक बार, भैया जी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या लिया, प्रस्तावना होगी। हाँ जी, इसे क्या बोलते हैं, प्रेमबल। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, प्रेमबल। और इसे क्या बोल देंगे, उद्देशिका। तो और क्या लिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। क्या लिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग का मतलब बताओ आप लोग मुझे, भैया महाभियोग का मतलब है किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटाना। और बताओ क्या लिया, लिखो उपराष्ट्रपति का पद होगा, हाँ जी आपने लिख तो दिया पर है, उपराष्ट्रपति पद। और बताओ भैया क्या लिया, लिखो, और लिखो जी मौलिक अधिकार। क्या लिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और बताओ भैया जी, और लिया
सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या बोल लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया ली। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की क्या ली बच्चा, प्रक्रिया ली। ये बात समझ आई आप लोगों के? तो भैया बताओ ना फिर फ्रांस से क्या लिया, लिखो। फ्रांस से बताओ आप लोग मुझे क्या लिया, बंधुत्व और भाईचारा। क्या लिया भाई, भैया बताओगे, बंधुत्व और भाईचारा। बंधुत्व, क्या लिखोगे भैया जी, तय थोड़ी लिखना, अरे भैया लिखो ना, बंधुत्व और भाईचारा। कहां से लिया हमने, फ्रांस से। बंधुत्व और भाईचारे की बात, अरे भाईचारा बनाओ तुम नहीं बनाते भैया जी, बनावे तो हम भाईचारा, लेकिन बंधु, बंधु सका बंधु और भाईचारा, इतनी बात समझ आई। तो बताओ फिर आयरलैंड से क्या लिया हमने, जल्दी बताओ एक बार। भैया आयरलैंड से लिया हमने डीपीएसपी, क्या लिए, डीपी, इन्हें क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व। और क्या लिया, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा क्या, मनोनीत सदस्य, क्या लिए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। कहां से लिए भैया हमने भी, कितने हमारे भैया 12 सदस्य तो ये हमारे। इनका मतलब 12 सदस्यों का मतलब है गुड़िया, 12 सदस्यों का मतलब है कि 12 सदस्यों का मतलब है जो हमारे किसी भी चीज से, जैसा आपने बात करी जो 12 सदस्य है हमारे, वो खेल चीज से हो सके, वो आपकी स्पोर्ट्स से हो सके, वो आपकी चित्रकारी यानी कि आप लेखक के रूप में हो सके, वो नृत्यांगना से हो सके, विज्ञान क्षेत्र से हो सके, तो 12 निकल कर आई। कहां से लिए हमने ये भी, आयरलैंड से। जापान से बताओ, लिखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, विधि, विधि, विधि का मतलब क्या हो, कानून, लो, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया कहां से ली भैया, जापान से ली। क्लियर, तो आंसर क्या था, अमेरिका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप मुझे, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कौन सा अधिनियम तीन सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। पूछना चाह रहा क्वेश्चन कि जो हमारी सूची है, जो हमारी सूची है, तीन सूचियां, कौन कौन सी तीन सूची बताई, वे कौन से हमारे अधिनियम से ली, तो भैया बोल दोगे 1935 का अधिनियम। कौन सा, 1935 का अधिनियम। तो आप मुझे बताओ 1935 के एक्ट से क्या क्या लिया हम, लिखो 1935 नोट्स में अपने अधिनियम, 1935 अधिनियम, लिखो जी क्या क्या लिया हमने। पहले लिखो 250 अनुच्छेद, 250 आर्टिकल, 250 आर्टिकल अपने संविधान में जोड़े, किसमें, अपने संविधान में जोड़े, कितने, 250। दूसरा, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्थापना, आरबी आरबीआई स्थापना, आरबीआई रिजर्व बैंक इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो हमारे 1935 के अधिनियम में हुई थी। किसमें बच्चा, 1935 के अधिनियम में। और बताओ भैया, लिखो यूपीएससी स्थापना, भैया यूपीएससी क्या हो, किसके द्वारा हुई, लिखो ली आयोग, ली आयोग द्वारा। यूपीएससी बोले तो यूनियन, क्या लिखोगे, लिख लो चलो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आंसर भैया जी, यूनियन संघ लोक सेवा, और कमीशन से क्या बना, आप मुझे बताओ, अरे भाई आप बताओगे भैया, कमीशन से क्या बना, आयोग, क्या बना, आयोग, आयोग बोले तो कमीशन। तो यूपीएससी किस में आया भैया, 1935 के अधिनियम में। कहां से भैया, ली आयोग, किससे, ली आयोग से। इतनी बात समझ आई। और भी कुछ लिया भैया, हाँ जी और भी तो ली हमने, तीन सूची ली, लिखो सूचियां, सूची प्रणाली, कौन कौन सी, पहली केंद्र सूची, दूसरी
राज्य सूची, तीसरी संघ सूची। तो कुछ ये 1935 के अधिनियम से हमने लिया। पूछेगा जो 1935 का, अगर किसी भी जितने अधिनियम हुए, जितने एक्ट हुए, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा हमारे संविधान पर, वो संविधान पर प्रभाव पड़ा भैया जी 1935 के अधिनियम का। तो कितने एक्ट हुए हमारे, लिखो कितने एक्ट हुए। 1600 का एक्ट हुआ एक, तो 1600 अधिनियम, वही तो अधिनियम है बच्चे हो। कौन सा, जिसमें भारत में कौन आई थी, महारानी एलिजाबेथ। फिर हुआ 1773 का एक्ट, फिर लिखो 1774 का एक्ट, फिर लिखो 1784 का एक्ट, फिर लिखो 1793 का एक्ट, और मेरे भाई फिर लिखो 1813 का एक्ट। इसके अलावा भी कोई अधिनियम है? हाँ जी बच्चे, पॉलिटी में 10 से 15 दिन का टॉपिक है अधिनियम अपने में। तो आप मुझे बताओ फिर कौन सा हुआ भैया 1813 के बाद? 1833 एक्ट, फिर 1858 एक्ट। के अलावा भी कोई से है? हाँ जी है, तो कौन से है बताओ फिर मुझे। 1892, कौन सा? 1892, जल्दी बताओ एक बार। भैया लिखेंगे 1818, 1892 एक्ट। के अलावा बताओ आप मुझे 1909 एक्ट। के बाद बताओ 1919 एक्ट। के अलावा भी है? हाँ जी 1935 एक्ट। तो ये बच्चे कुछ महत्वपूर्ण एक्ट है हमारे, एक्ट पर भी ध्यान दे लेना थोड़ा सा। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, जैसे आज कौन सा खुला 1935, इसके बाद कोई और सा खोल लेंगे। इस प्रकार इस आधार पर जितने भी अधिनियम है ना, इस प्रैक्टिस सेट से आपके सारे कवर कराने की जिम्मेदारी आपका भाई के पास है। तो आप मुझे बताओ आंसर क्या हुआ भैया 1935। इसमें क्या हुआ था भैया, इसमें तो हमारे रोल एक्ट आया। अभी तो समझा के हटा बच्चा पीछे, रोल एक्ट आया। इसमें क्या हुआ भैया, मार्ले मिंटो एक्ट था, मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले क्या थे, सचिव, मिंटो वायसराय थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में, कौन सी? साइंस, हाँ जी भैया जाओ उत्तर प्रदेश, अपने 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 उत्तर प्रदेश। तो मुझे बताओ एक बार आप, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। नोट्स में लिख लो साइड में, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस था। और फिर उत्तर प्रदेश के भी कहां पे आए हो विज्ञान, भैया लिख लो प्रयागराज में, प्रयागराज। पुराना नाम इलाहाबाद, किसने? अकबर ने। चलो उत्तराखंड में बताओ आप मुझे, उत्तराखंड में क्या है, लिखो सर्वेक्षण केंद्र। सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड में। इसके बाद लिखो पेट्रोलियम अनुसंधान, पेट्रोलियम केंद्र कहां पर है? उत्तराखंड में। इसके बाद बताओ वन अनुसंधान। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है भैया? वैसे तो मध्य प्रदेश में है ना, लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा अगर कोई वैली सिटी है ना, वो उत्तराखंड ही तो है। जितने ताल है, नैनीताल, सुरताल, जितने कहाँ है, सारे के सारे ताल भैया उत्तराखंड में है। तो जो वन सिटी है, फॉरेस्ट जो सबसे ज्यादा कहाँ है, या उत्तराखंड में। तो वन अनुसंधान कहाँ है? ये जी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ था? ये जो उत्तराखंड था ना, ये उत्तर प्रदेश में तो था पहले। तो उत्तर प्रदेश में तो कब अलग हुआ था? लिखो उत्तराखंड, यूके लिख रहा ना शॉर्ट में, यूके, यूपी से 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। इतने जिले काट कर बना था उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है ना उत्तराखंड, हाँ जी। उत्तर प्रदेश से जब इसका विभाजन हुआ तो 13 पहाड़ी जिले काटकर अलग राज्य बना दिया गया उत्तराखंड। तो कितने जिले कटते थे? 13, 13 पहाड़ी जिले काटकर नया राज्य बना, नया राज्य बना। तो आप मुझे बताओ उत्तराखंड का उत्तराखंडी नाम था क्या? नहीं बच्चा, इसका पुराना नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ? 2006 में। क्या हुआ? 2006 में, लिख लो ओल्ड नेम उत्तरांचल। और उत्तराखंड कब हुआ? लिख लो 2006 में। कब हुआ बच्चों? भैया जी 2006 में हुआ, 2006 में।
क्या नाम हुआ? उत्तराखंड। तेलंगाना, भैया जी यहाँ की फेमस डांस भी तो बताओ। बोनालू है, लंबादी है, कसाबू है। कर्नाटक बताओ भैया जी, कर्नाटक, नाटक मत कर कौन, हम्पी गुफा यहाँ पे तो। हाँ जी। तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश करा। क्या पेश करा? भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ पे भैया? बॉम्बे। कहाँ पे? बॉम्बे। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? लिखो साइड बाउ, लिखो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? आप मुझे बताओ, जो भारत छोड़ो आंदोलन क्विक मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, प्रारूप किसने बताया था इसका प्रारूप? लिखो प्रारूप बनाने वाले पीटी नेहरू। कौन थे बच्चों? प्रारूप बनाने वाले कौन थे इसके? ये जी प्रारूप बनाने वाले तो पीटी नेहरू थे। लेकिन सबसे पहला भाषण किसने दिया था, अपना स्पीच किसने दिया था? तो आप बताओगे कौन? महात्मा गांधी जी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। लिखो पहला भाषण, पहला भाषण शॉर्ट लिख रहा हूं भाई, एमएच बोले तो महात्मा गांधी जी ने। कहा दिया था? लिखो फिर कहां पे? ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक मैदान कहां पे? कहां पे? बॉम्बे में। इतनी बात समझ आई? तो आप मुझे बताओ, जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, तो जो कांग्रेस समिति थी, कांग्रेस समिति ने कहा कि आप भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हो क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन। तो लिखो मुख्य उद्देश्य, कारण क्यों, ऐसा कारण क्या बना कि भारत छोड़ो आंदोलन करना पड़ा? तो लिखो मुख्य कारण था इसका, मुख्य कारण था बच्चा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब हुआ? 1942 में। कब हुआ? 1942 में। तो जो क्रिप्स मिशन था, इसके जो अध्यक्ष थे, लिख लो अध्यक्ष। कौन थे अध्यक्ष? अभी तो बताए थे भैया, स्टूपिड क्रिप्स। स्टूपिड क्रिप्स किसके थे? क्रिप्स मिशन के। तो जो स्टूपिड क्रिप्स थे, इसके अध्यक्ष थे, मैं आप लोगों को बताऊं तो कौन थे स्टूपिड क्रिप्स? कौन थे बच्चों? स्टूपिड क्रिप्स। अब स्टूपिड क्रिप्स ने क्या करा भैया जी? क्रिप्स मिशन की स्थापना करी 1942 में। लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा वो भारत छोड़ो आंदोलन पर पड़ा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो स्टार्ट हुआ, लिखो शुरुआत, शुरुआत क्यों हुई इनकी, किसने करी भैया? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस समिति ने, कांग्रेस समिति ने बोल दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी। और वही भारत छोड़ो आंदोलन, जिस भारत छोड़ो आंदोलन की बात करना चाह रहा, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी को हरी झंडी दे दी गई थी कांग्रेस समिति की ओर से, क्योंकि उससे पहले मिशन में हमारे कई भारतीय गिरफ्तार हो चुके थे। और सेम ऐसे ही मैं आप लोगों को बताऊं, जो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम छिड़ी गई थी। क्योंकि कारण था, मैं आपको बताऊं, जब 8 अगस्त को महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हुए और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारतवर्ष में हो चुका था। कहा? पूरे भारतवर्ष में हो चुका था। और इसमें एक नारा दिया गया कि डू और डाई। लिखो नारा, नारा कौन सा दिया गया भैया? डू और डाई। क्या भैया इसका मतलब? करो या मरो, करो या मरो। तो जो करो या मरो का नारा है वो कब दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में। किसके द्वारा दिया गया? तो लिखो जो स्लोगन दिया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया मेरे भाई? तो आप बताओगे भैया, महात्मा गांधी जी के द्वारा डू और डाई का नारा दे दिया गया था। करो या मरो का नारा दे दिया गया था। किसके द्वारा?
भैया महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्योंकि जो स्लोगन था, इस स्लोगन का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो हमारे भारत में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हाँ जी सेकंड वर्ल्ड वॉर चल तो रहा था भैया, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो वो हुआ था 1939 से 1945 के बीच। और जो क्रिप्स मिशन था वो चाहता था कि हम भारतीय लोग भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स मिशन चाहता था कि हम भारतीय लोग इसमें शामिल हो गए अंग्रेजी सेना में, और हम इस वर्ल्ड वॉर में शामिल होकर युद्ध करें, लड़ा किसकी ओर से, अंग्रेजियों की ओर से। लेकिन इसकी जो अपील थी वो भारत छोड़ो आंदोलन ने बोला जी हम नहीं जाने के, बोला तुम्हें घर के आवास दिए जाओगे, सब कुछ दिए जाओगे, तुम्हें एक जॉब दी जाओगी, कि नहीं। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और डू और डाई का नारा दे दिया गया कि करो या मरो, अपने स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए और उसे विन यानी कि विनर था यानी कि जीतने के लिए करो या मरो का नारा दे दिया गया। और दोस्त मैं आप लोगों को बताऊं इसका पूरे भारतवर्ष पर असर पड़ा और अंग्रेजों को भागना पड़ा, क्योंकि करो या मरो नारा देना आसान था लेकिन उस रास्ते पर चलना बड़ी कठिनाई वाला था। महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कि डू और डाई, लेकिन जो इसकी आवाज थी उन अंग्रेजी हुकूमत के कानों तक जा चुकी थी कि वे करने या मरने के लिए तैयार, या तो करो कि अंग्रेजी हुकूमत का सुपड़ा साफ करो या फिर मरो। इतनी बात क्लियर हुई। तो पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन किस टैंक से पहले स्पीच दिया गया था महात्मा गांधी जी, तो आप बताओगे भैया जी ग्वालियर टैंक मुंबई से मैदान से दिया गया था। तो जितने भी हमारे देश भर के लोग थे, तो तमाम हमारे प्राचीन जो उस दौरान के नेता थे वो सब एकत्रित हुए और भारत में छोटे छोटे तबकों में बंटकर गली मोहल्ले गांव से भीड़ निकल कर आई और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गई। वही भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को जन आंदोलन का रूप ले लेगा। तो आप मुझे बताओ इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा बाद में चलकर, जन आंदोलन। क्या पड़ा, जन आंदोलन। क्योंकि जन का मतलब है कि अब यो किसी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, अब यो एक जनता का आंदोलन है, और जब जन आंदोलन उठेगा तो सैलाब की भांति उठेगा। तो आप मुझे बताओ जन आंदोलन बना, हाँ जी बना तो है 9 अगस्त 1942 को, लेकिन आप ये भी तो बताओ भैया इसका दूसरा नाम पड़ गया था, क्योंकि ये कद हुआ था, अगस्त में हुआ था, और इसी का नाम पड़ गया मेरे भाई मेरी बहन अगस्त क्रांति। तो लिखो इसी का नाम अगस्त क्रांति था, इसी का नाम अगस्त क्रांति था। अब जो अगस्त क्रांति था क्योंकि अगस्त मंथ में हुआ था, तो क्या समझ आई इतनी बात। तो बताओ कहां से स्टार्ट हुआ था, स्वीकार कहां से कर गया था, बॉम्बे से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है साथियों 17। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल क्या भैया जी, बड़े चर्चित नमन है इस व्यक्ति को, एपी इन व्यक्ति को वाद्यंत्र बजाते थे। अब बताओ मुझे जो कलाम साहब थे वो कौन सा वाद्यंत्र बजाते थे, भैया जी वीणा। अब वीणा भी बजावे थे, नहीं भैया और भी तो बजावे थे, हारमोनियम, हारमोनियम। कौन बजावे थे, एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी कोई मुझे बुक बताओ, लिखो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बच्चा, लिखो 11वें नंबर के राष्ट्रपति, 11वें क्रम के राष्ट्रपति है भारत में। बुक भी तो है इनकी, हाँ जी लिखो विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। और कौन सी है भैया जी, और लिखो इनकी इंडिया 20, इंडिया इंडिया 2020 किन की बुक है भैया, ये भी तो इनकी 11वें नंबर के राष्ट्रपति की बुक है। अब मुझे बताओ जो हमारे अकबर थे, महान शासक अकबर हुए मुगल वंश में, अकबर क्या बजाते थे, तो अकबर बजाते थे नक्कारा। क्या, नक्कारा। भैया नक्कारा क्या हुआ बच्चों, जो एक ढोल देखा, ड्रम देखा आप लोगों ने, तो जो ड्रम रहता ना उसकी भांति बजता, क्या था, ढोल की भांति। तो इसके बाद यानी कि ढोल बोल सको ड्रम बोल सको, एक ही चीज लिख लो, ड्रम लिख लो। तो जो ड्रम था ना उसके अनुसार बजाया जाता। इसके बाद में आप मुझे बताओ
आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, आइंस्टीन। क्या बजाते थे? वायलिन। आइंस्टाइन का फॉर्मूला पता आप लोगों को? क्या पता गुड़िया? बताओ ना मेरी दीदी। अरे दीदी बताओ भैया जी, एम सी स्क्वायर। क्या बोलोगे? इनका फॉर्मूला है एक बड़ा प्यारा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या इक्वल? इक्वल मास, मास क्या? क्या भैया जी? कांस्टेंट स्क्वायर, इक्वल मास कांस्टेंट स्क्वायर। इसके बाद में आप मुझे बताओ, एक गुप्त वंश में हुए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त प्लस औरंगजेब, औरंगजेब क्या बजाते थे? भैया ये भी वीणा बजाते थे। क्या बजाते थे बच्चों? ये भी वीणा बजाते थे। कौन? कौन बच्चा? औरंगजेब और कौन? समुद्रगुप्त भी वीणा बजाते थे। इतनी बात समझ आई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अगला। निम्नलिखित में से श्रीलंका का एक पारंपरिक नृत्य है। बताओ श्रीलंका का कौन सा नृत्य है? भैया जी बिहू नहीं। कौन सा है बच्चों? कैंडियन नृत्य। बिहू कहाँ का? असम का। आसाम पौनाई बिहू। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का? नॉर्थ इंडिया। कहाँ का? नॉर्थ इंडिया। बोले तो यूपी का। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, एक नृत्य है बड़ा फेमस, लोयन नृत्य कहाँ का? लोयन नृत्य कहाँ का? लोयन नृत्य लिखो चीन का। कहाँ का? लोयन नृत्य चीन का। के बाद में आप मुझे बताओ, जो लोयन नृत्य चीन का होगा, इसके बाद आप मुझे बताओ वजीरा नृत्य कहाँ का? वजीरा नृत्य कहाँ का भैया? पाकिस्तान का। कहाँ का? पाकिस्तान का। तो वजीरा नृत्य कहाँ का हुआ बच्चों? पाकिस्तान का। तो फिर कौन कौन सा बचेगा भैया? रूस वाला लिखो। बेला नृत्य कहाँ का? बेला नृत्य भैया, बेला नृत्य तो रूस में जाओगे हम। कहाँ पे? यूएसएसआर में। तो आप मुझे बताओ, मयूर नृत्य कहाँ का? अरे भैया मोर की तरह नचेंगे। कैसे नचे तुम कभी मोर की तरह? ऐसे वैसे करके हैं। तो मयूर नृत्य कहाँ का? भैया नेपाल वाले लोग नचे ऐसे वाले को। तो मयूर नृत्य कहाँ का? भैया जी नेपाल का। और नेपाल की राष्ट्रीय राष्ट्रीय जानवर बता दो भैया जी? गाय माता जी है। गाय है, क्या है? गाय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 19वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जो भरतनाट्यम, क्या बोला, जो भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? तो कौन सा है? आप बोलोगे भैया जी भरतनाट्यम का स्रोत है सबसे बड़ा हमारा कौन सा? अभिनय दर्पण। कौन सा? अभिनय दर्पण। तो आप मुझे बताओ एक बार, अष्टधाई किसने लिखा? भैया लिखित वाले कौन थे? कौन? संस्कृत का पहला ग्रंथ अपने आप में पाणिनि द्वारा लिखा गया था। तो लिखेंगे है संस्कृत का पहला ग्रंथ है। यह है संस्कृत का पहला ग्रंथ है। अब लिखा किसने है भैया जी? पाणिनि ने। पाणिनि। किसने? पाणिनि ने। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? कालिदास ने। किसने बच्चों? कालिदास ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने। और बच्चा इसमें ना पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया, अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया गया, जितने हमारे राजनीति के क्या टिप्स है ना, चाणक्य ने बताया अर्थशास्त्र में। तो आप मुझे बताओ, जो अभिनय दर्पण है, इसका मतलब भरतनाट्यम से क्या अध्ययन करना? अभिनय दर्पण। तो जो अभिनय दर्पण है, इसके कोई संस्थापक भी तो हुए होंगे। हाँ जी, लिखो संस्थापक। शंकर देव। कौन हुए? शंकर, शंकर देव। इतनी बात समझ आई। जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम कहाँ का हमारा? भैया जी बताया तो आपने भी, तमिलनाडु का। तमिल, 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 क्या भैया? तमिलनाडु का है ये तो हमारा, तमिलनाडु।
क्या है हमारा क्लासिकल डांस है, आठ शास्त्रीय नृत्य लिखवाए मैंने आपको। हाँ जी, उन आठ में से एक है ये। तो आप बताओ कहाँ का है, कहाँ का है भैया, तमिलनाडु का। तो इसके अलावा आप मुझे बताओ जो हमारी नाट्य शास्त्र है वो किसकी। भाई बहुत पेन करेक्शन कर रहा है यार गलती में। नाट्य शास्त्र किसकी, नाट्य शास्त्र बुक किसकी, किसकी है बच्चों, बताओगे भैया जी, भरत मुनि की। भरत, इसी भरत मुनि नाट्य शास्त्र के अंदर बताया गया जो हमारे आठ क्लासिकल डांस है ना, उनका उल्लेख इसके अंतर्गत है ना, पता है ना, कथक वगैरह कुचिपुड़ी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हमारा आज का। निम्नलिखित में से किसने, क्या पढ़ोगे, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण किया था। अब हिंदी में किसने लिखा, कहने का मतलब है हिंदी में किसने लिखा भैया जी, बसंत कृष्ण वैद ने। किसने, बसंत कृष्ण वैद ने। तो अंग्रेजी में कौन थे, लिखो। अंग्रेजी में, अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैसे लिखा, अंग्रेजी में, इंग्लिश, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में लिखा है क्या, संविधान। नंदलाल बोस कौन है भैया, लिखो। संविधान को सजाने का कार्य किया है किसने, नंदलाल बोस ने। और जो ये एस एन मुखर्जी है ना, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक प्रारूप समिति बनाई थी, जिस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, और जो प्रारूप समिति में अहम योगदान प्ले करने वाले, जो बाबा बी आर अम्बेडकर का साथ देने वाले कौन थे, एस एन मुखर्जी। तो लिखेंगे प्रारूप समिति में साथ देने वाले। अब किसका साथ दे रहे थे, बी आर अम्बेडकर का। अब प्रारूप समिति कब बनी, लिखो प्रारूप समिति बनी, कब बनी भैया, कितने मेंबर लिखो, 7 मेंबर थे इसमें। कितने थे, 7, 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे। 29 अगस्त 1929। तो आप मुझे बताओ जो प्रारूप समिति बनी, इसके अलावा जो संविधान है हमारा, संविधान कब बना, तो लिखो संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949 को। फिर बताओ संविधान कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ, तो लिखो 26 जनवरी 1950 को। तो इसके अलावा आप मुझे बताओ, इसके अलावा आप मुझे बताओ जो संविधान है हमारा, उसे कितना खर्च आया लिखने में। तो बताओ ये खर्च जो आया था ना बच्चा, वो खर्च आया संविधान को लिखने में 63,98,729 रुपए। लेकिन अप्रोक्स कितना बैठेगा, 64 लाख रुपए। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन बताओ आप मुझे, समय कितना लगा संविधान लिखने में, भैया बोलोगे 11 वर्ष, नहीं बच्चा लिखो 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी कि 2 साल, क्या लिखोगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो आप मुझे बताओ क्या क्वेश्चन समझ आए, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और हैंड रिटन नोट्स बनाते चलो मेरे साथ ही अपने द्वारा ना, और मेहनत करते चलो। तो बाद में एक वाह वाह होनी चाहिए आपके द्वारा, और आपके चेहरे पर, आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए कि क्या बोलेंगे, ये इस, क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ कौन सी शायरी सुनोगे, या शायरी सुना दो, कौन सी शायरी सुनोगे। कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, बताई थी मैंने बीच में, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, अगर इश्क भी लिखना
इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, अगर इश्क भी करना चाहूं, अगर अगर इश्क भी करना चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। तो साथियों, घर में नमस्ते बोलना मेरी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।